आज़ाद हिंद फौज का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भूमिका। द्वितीय विश्व युद्ध में दिसंबर 1941 में जापानियों ने उत्तर मलाया में ब्रिटिश सेना को पराजित कर दिया। इसके बाद मलाया के कैप्टन मोहन सिंह के मन में आज़ाद हिंद फौज के गठन का विचार आया। ब्रिटिश भारतीय सेना के कैप्टन मोहन सिंह ने भारतीय सैनिकों के साथ जापानी फौज के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। फरवरी 1942 को सिंगापुर के पतन के बाद 40,000 भारतीय युद्धबंदियों को जापानी मेजर फुजीहारा ने कैप्टन मोहन सिंह को सौंप दिया। बैंकॉक सम्मेलन में यह निश्चय किया गया कि भारतीय सैनिकों एवं पूर्व एशिया के भारतीय नागरिकों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाई जाए। 1 सितंबर 1942 को भारतीय युद्धबंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई। इसकी पहली डिवीज़न के गठन के साथ ही नियमतः इसकी स्थापना 1 सितंबर 1942 को हो गई। रास बिहारी बोस द्वारा निमंत्रण मिलने पर सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पनडुब्बी द्वारा जापान गए। जून 1943 में सुभाष चंद्र बोस जापान के टोक्यो पहुंचे। सुभाष चंद्र बोस ने टोक्यो रेडियो पर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति की घोषणा की। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे, जहां 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने पूर्व एशिया में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के केथ हॉल में अस्थायी भारतीय सरकार की स्थापना की घोषणा की। जापान, जर्मनी, इटली, बर्मा, चीन, थाईलैंड, फिलीपींस, मंचूरिया आदि की सरकारों ने आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार को मान्यता प्रदान कर दी। सुभाष चंद्र बोस ने जापान के सेनाध्यक्ष को इस बात के लिए सहमत कर लिया कि भारत बर्मा सीमा पर आज़ाद हिंद फौज भी जापानी सेना के साथ अंग्रेजी सेना के विरुद्ध युद्ध करेगी। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के समक्ष दिल्ली चलो का नारा दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने रेडियो पर गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय रंगून एवं सिंगापुर बनाया गया। गांधी, सुभाष एवं नेहरू ब्रिगेड बनाई गई। झांसी रानी रेजिमेंट के रूप में महिलाओं का दल बनाया गया। अंडमान एवं निकोबार टापुओं को अधिकार में लेकर आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप एवं निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। इन द्वीपों पर भारत का झंडा फहराया गया। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने जापानी फौज के साथ कोहिमा पर कब्जा कर भारत का तिरंगा झंडा फहराया। आज़ाद हिंद फौज इम्फाल तक पहुंच गई। जून 1944 के बाद जापान आगे नहीं बढ़ सका और आज़ाद हिंद फौज को रसद सामग्री, गोला बारूद एवं दवाइयों की कमी के कारण बहुत परेशानी उठानी पड़ी। अगस्त 1945 में जापान ने अपनी पराजय के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को फार्मोसा के ताइहोकू हवाई अड्डे से विमान से जैसे ही रवाना हुए, विमान में आग लग गई। जापान सूत्रों के अनुसार सुभाष चंद्र बोस को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया। जापान के युद्ध में पराजय के बाद आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों और एवं सैनिकों को गिरफ्तार कर युद्धबंदी के रूप में भारत लाया गया।
शहनवाज खान, गुरुदयाल सिंह दिल्ली एवं कर्नल सहगल पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों एवं सैनिकों की रिहाई के लिए देश में आंदोलन हुआ। भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्पू, कैलाशनाथ काटजू, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू आदि ने बचाव पक्ष के वकील के रूप में न्यायालय में इन अधिकारियों के मुकदमे की पैरवी की। सैनिक न्यायालय ने इन अधिकारियों को मृत्युदंड की सजा दी। पूरे देश में इस निर्णय के विरुद्ध जन आंदोलन हो गया। भारतीय जनता की तीखी प्रतिक्रिया को देखते हुए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बेबल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए इनकी सजा माफ कर दी। आज़ाद हिंद फौज का मूल्यांकन। आज़ाद हिंद फौज के त्याग एवं बलिदान ने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की भावना को और तीव्र कर दिया। अब लोग शीघ्र स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के बचाव के लिए चलाए जा रहे आंदोलन में विभिन्न वर्ग के लोग सम्मिलित हुए। राजनीतिक दलों के साथ व्यवसायी, भारतीय ब्रिटिश सैनिक, युवा आदि बहुत बड़ी संख्या में इनके बचाव के पक्ष में आ गए। छात्र कक्षा का बहिष्कार करने लगे। व्यवसायियों ने अपनी दुकानें बंद की। इसका प्रभाव ब्रिटिश नौसेना एवं थल सेना पर पड़ा। फरवरी 1940 में बंबई की नौसेना के विद्रोहियों ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को छोड़ने की मांग की। गुप्तचर ब्यूरो के निदेशक ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को रिहा करने के लिए चलाए जा रहे आंदोलन के बारे में कहा, शायद ही कोई और मुद्दा हो जिसमें भारतीय जनता ने इतनी दिलचस्पी दिखाई हो, और यह कहना गलत नहीं होगा कि जिसे इतनी व्यापक सहानुभूति मिली हो।